नमस्कार, आदाब। स्पेशल रिपोर्ट में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब औरत आगे बढ़ती है तो परिवार का विकास होता है, जब परिवार आगे बढ़ता है तो राष्ट्र का विकास होता है। लेकिन क्या हम इसे दिल से स्वीकार कर पाए हैं? क्या हम इस सच को मान पाए हैं? क्या हम उसके सशक्तिकरण की बात को सिर्फ कागज़ों तक सीमित रखना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सी महिला साहित्यकर्मी ऐसी रहीं जिन्होंने गाहे बगाहे उसकी आज़ादी, उसके सशक्तिकरण को लेकर आवाज़ बुलंद की। आज का सफ़र इन्हीं साहित्यकर्मियों के साथ। लेकिन इस जहां में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ बेबाकी से उसके मुद्दों को उठाया बल्कि उसे एक तहरीक की शक्ल भी दी। आज की इस पेशकश में बात हिंदुस्तान में महिला साहित्यकारों की अभिव्यक्ति की। कर शराफत देख ली लेकिन हुआ कहाँ फायदा, अब शराफत छोड़कर जिएंगे हम बाकायदा, अब बना पर्दों का परचम हर जगह लहराएंगे, हम यहाँ इंसानियत का राज जल्दी लाएंगे। हिंदी साहित्य में स्त्री की अभिव्यक्ति और उसके अवदान के बारे में मैं कुछ तथ्यों को रेखांकित करना चाहती हूँ। 1900 में आधुनिक हिंदी कहानी का इतिहास शुरू होता है और माधवराव सप्रे की टोकरी भर मिट्टी से शुरू होता है और हम देखते हैं कि उसके लगभग 7 वर्ष बाद ही दुलाई वाली बंग महिला की कहानी आती है, यानी एक स्त्री की कहानी आती है। यही हम देखते हैं कि जब महादेवी वर्मा आती हैं तो अपनी भीतर की पीड़ा को वो छायावाद के माध्यम से व्यक्त करती हैं, यानी वो सामाजिक स्थिति में जिस तरह की स्त्री को लेकर के एक हाशिए की स्थिति रही है, वो चाहती हैं कि वो उससे निकले। उसके बाद हम देखते हैं उन्हीं के समानांतर सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी आती है कन्यादान, जिसमें वो ये सामाजिक रूढ़ि को तोड़ती हुई कहना चाहती हैं कि बच्चियां, लड़कियां दान की वस्तु नहीं है। एक तबका जो लगातार इन्हें अपनी यादों में समेटता रहा, कोशिश करता रहा अपनी स्याही से कागज की उन पन्नों को एक तहरीक बनाने की जो उसकी अस्मिता को एक मुकम्मल पहचान दे सके। मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त देखो परिवर्तन हुआ। अगर हम उर्दू से लें तो क़रतुल-ऐन हैदर, जिन्होंने ये एहसास दिलाया कि कलम आप 2 हिस्सों में बांट ही नहीं सकते हैं, ना औरत और ना मर्द। यहाँ तक कि जितने भी मर्द अफसाना निगार हैं वो क़रतुल-ऐन हैदर के लिए बहुत ज़्यादा रिगार्ड रखते हैं। अस्मत आपा हैं और उसके बाद एक बहुत लंबी कहकशां हैं। आप बंगला में देख लीजिए, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जितनी हैं उसमें देख लीजिए, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। और फिर हम हिंदी में आते हैं और हिंदी में तो पिछली आधी सदी से लेके अब तक औरतों का ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि औरत को कुछ कहने की आज़ादी ही नहीं है। उसकी, हम लोग कहते तो हैं मातृभाषा, मादरी ज़बान, मदर टंग, जो औरत अपने बच्चे को बोलना सिखाती है उसी औरत की कोई से घर में नहीं। बेशक इन मुद्दों को कलम की इन सिपाहियों ने बार बार उठाया, कई जगह बदलाव आया, लेकिन कई जगह आज भी ये मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। हमारे देश में परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत धीमी है, पर जो भी परिवर्तन आए वो महानगरों की महिलाओं में और फिर नगरों की, गांव देहात की औरतें आज भी वही जीवन जी रही हैं, कस्बों की, गांव देहात की, जो सदियों पहले हम लोग, हमारी पीढ़ी ने, बल्कि मैं तो कहूँगी महादेवी वर्मा से ही लूँगी मैं इस बात को। उन्होंने स्त्रियों की स्थिति पे, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब थी, और स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति समाज में है, जिस तरह की यातनाएं वो झेलती आती थी पुरुषों के हाथ से या समाज के हाथ से, परिवार के हाथ, उन सबको उन्होंने चित्रित किया था। वहाँ से शुरू किया था उन्होंने। देखिए, मैंने 1956 में लिखना शुरू किया था। उस समय जो समस्याएं थीं, मुझे लगता है कि मुझे बाहर की स्थितियों से संघर्ष करने में इतनी मुश्किल नहीं हुई थी। मैंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी की, मैं अपनी इच्छा से पढ़ी, मैं आज़ादी की लड़ाई में
पिता बहुत नाराज़ होते थे, पर मैं बराबर भाग लेती रही। सक्रिय सवेरे से निकल जाते थे प्रभात फेरियों से, और वो सब करते रहे। बाद में मैंने महसूस किया कई प्रसंगों के संदर्भ में कि संस्कारों से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है औरत के लिए। अपने संदर्भ में मैं कह रही हूँ कि हमारी पीढ़ी की औरत के लिए सबसे बड़ा संकट संस्कारों से मुक्त होना है। आज की लड़की या आज की महिलाएं काफ़ी हद तक मुक्त हैं उन संस्कारों से। ये संस्कार भी हमको पुरुष समाज के दिए हुए संस्कार हैं, पर उनसे हम इतने जकड़े हुए हैं, इतने बंधे हुए हैं उन संस्कारों के साथ कि उनसे मुक्त होना बहुत मुश्किल हुआ। साहित्य के आईने से देखें तो एक तवील सफ़र तय कर चुका ये आंदोलन तमाम सामाजिक कुरीतियों से जूझकर आज इस मकाम पर पहुंच गया है कि आगे का रास्ता कुछ आसान दिखाई पड़ता है। दुनिया के किसी भी देश में औरत और मर्द के बीच बराबरी नहीं आई है। हमें अभी तक हमारे पूरे अधिकार नहीं मिले। कई दफ़ा लगता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, भारतीय आज़ाद नहीं हुई। तो हमारा तो आज़ादी का आंदोलन अभी चल रहा है। कहने के लिए तो ये कहा जाता है कि हम अपने विचारों को, हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उन पर ऐसी बंदिशें रहीं जिन्हें संस्कारों की बंदिशें कह सकते हैं आप, जिन्हें समाज की बंदिशें कह सकते हैं आप, जिन्हें परिवारों की बंदिशें कह सकते हैं आप। लेखिकाओं के ज़हन में वो संस्कार रूपी जड़ें जमी हुई थीं, तो वो वही लिखती रहीं जो पुरुष व्यवस्था को पसंद आता था। मनोविश्लेषक डोरोथी पार्कर कहती हैं कि मैं उन किताबों को स्वीकार नहीं करती जो औरतों को औरत समझकर उसे पुरुषों के समकक्ष नहीं आने देती। हम सब चाहें स्त्री हो या पुरुष, मानव रूप में ही पहचाने जाएंगे। हमारे देश में महात्मा गांधी ने भी स्त्री शक्ति का हमेशा सहयोग चाहा। उनके मुताबिक स्त्री शक्ति राष्ट्र में एक अहम भूमिका निभा सकती है, और इस हिसाब से उनकी इस एक सोच से ये माना जा सकता है कि लोकतंत्र के साथ महिला अभिव्यक्ति के सुर उसके सशक्तिकरण की दिशा में कितना आगे बढ़े। लेकिन उनकी रफ्तार कहीं न कहीं धीमी रही, ठिठकी रही। महात्मा गांधी ने ये नारा दिया कि स्त्रियों का सहयोग लेना चाहिए, और स्त्रियां उस आंदोलन में आईं। लेकिन उसके बाद, महात्मा गांधी के बाद, वो स्त्रियां फिर अंदर चली गईं। आंदोलन में जो शरीक हुई थी वो भी चली गई अंदर। तो अभिव्यक्ति क्या करती? लोकतंत्र आया, लेकिन अभिव्यक्ति का लोकतंत्र स्त्री के लिए नहीं आया। मुझे लगता है कि गांधी जी में एक बात थी, बहुत अच्छी तरह वो समझते थे कि एम्पावरमेंट के बिना ना आपकी अभिव्यक्ति पूरी हो सकती है, ना आपको आज़ादी मिल सकती है, ना आपका सशक्तिकरण हो सकता है। बेशक इस सदी का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन बंद दरवाजों पर दस्तक दे उसने खुली फिजा में सांस लेना शुरू कर दिया है। स्वाधीनता जब हमें मिल गई और संविधान पे हमें अवसरों की और संसाधनों की बराबरी मिल गई, वोट देने का अधिकार भी मिल गया, तो होना ये चाहिए था कि औरत और मर्द के बीच भेड़ भेड़िया का रिश्ता है वो चला जाना चाहिए था। परिवार में भी प्रजातांत्रिकरण होना चाहिए था, जनतांत्रिकरण होना चाहिए था, स्त्री की मनुष्य के रूप में एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, मगर वो सब हुई नहीं। समाज में घटित होते हर पहलू और हर एक घटना को अपनी कहानियों और लेखों में जगह दी इन लेखिकाओं ने, ताकि समाज में बदलाव आ सके। लेकिन ऐसा नहीं कि इनकी हर आवाज पर कान दिए गए। जब जब इन मुद्दों को पूरे जोर शोर से उठाने की कोशिश हुई, तो बहुत सी ऐसी आवाजें भी उठी कि आजादी के मायने आधिपत्य से नहीं लगाने चाहिए। सभी ने स्त्री की पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है, मगर हुआ ये है कि जब पुरुषों ने स्त्रियों का चित्रण किया तो उन्होंने एक आदर्श महिला को अपने जहन में रखा और उसी आदर्श छवि को लेकर वो चले, और जहाँ ज़रा भी स्खलन हुआ वहाँ या तो स्त्री पतिता हो गई या फिर उस पतिता का उद्धार किया गया, और उस पतिता का उद्धार करने वाला पुरुष महान बतलाया गया,
और पतिता का उद्धार हो जाने पर वो स्त्री भी आपकी हमदर्दी प्राप्त करने लायक मानी गई। देखिए, मेरी एक कहानी थी प्राण प्रतिष्ठा, तो उसमें मैंने यही दिखाया था कि एक लड़की है, किशोरी जो है, वो अपने परिवार से बिछड़ जाती है और काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो उसके माँ बाप तो ये स्वीकार कर लेते हैं कि अब अगर वो आएगी भी तो घाट घाट का पानी पी के आएगी, हम उसे क्यों स्वीकार करें। अचानक ऐसा होता है कि वो लड़की एक दिन आ जाती है, तो उसके माता पिता तो उसको पहचानने से इनकार करते हैं, लेकिन घर की बूढ़ी दादी जो हैं वो उसको गले से चिपटा लेती हैं। अरे इतने दिन बाद आई, इतने दिन बाद आई। तो लड़की के पिता और माता दोनों कह रहे हैं, ये क्या कर रही हैं आप, हम इन्हें रखेंगे नहीं। और वो ये सलाह करते हैं कि सुबह होने से पहले ही हम इसको कहीं छोड़ आएंगे, नारी निकेतन वगैरह में कहीं छोड़ जाएंगे। दादी ये बात सुन लेती हैं और सारी रात उस बच्ची को चिपटा के रोती हैं कि इसको हम नहीं जाने, मन में वो दृढ़ विश्वास लाती हैं कि इसको हम कहीं दूर नहीं जाने देंगे। कि दादी सुबह सुबह उसको नहला धुला के गंगा जल का पानी छिड़क के उसको नहलाती हैं और उसके बाद से कहती हैं कि ये धोती तू पहन ले, आज हमारे घर में देवी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जब जाने लगती हैं तो उनका बेटा उनसे कहती, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह अम्मा? तो कहती हैं, जा रही हूँ सारे मोहल्ले को न्योता देने कि हमारे घर आज देवी की प्रतिष्ठा होगी। उसकी कोई गलती नहीं है, अगर किसी ने उसको नोचा खसोटा है तो उसके कहने से नहीं किया है, तो क्या उसको ऐसे ही अभिशप्त छोड़ देना चाहिए? तो ये प्रवृत्ति हमारे में आनी चाहिए, हम सब में, कि हम स्वीकार की भावना से किसी को भी उसका क्षेत्र या उसकी अस्मिता की पहचान बता सकें। औरत की आज़ादी कितनी किताबी और कितनी सच, उसके लिए बने नियमों का जिक्र तो शास्त्रों से लेकर संविधान के कानून में भी है, लेकिन ये सब कितने सार्थक और सकारात्मक है। ना कह पा सकने का दर्द, ये सबसे ज़्यादा स्त्री के हिस्से में आया है। इसीलिए बहुत से लोकगीत हैं जिनमें स्त्री के बारे में ही लिखा गया है, क्योंकि स्त्री खुलकर बात कह नहीं सकती थी और आज कह सकती है। मैं नहीं समझती कि कह सकती है। बिटिया न की जो अब किए हो दाता, ऐसा न की जो अगले जन्म मोहे। बिटिया न की जो अगले जन्म मोहे, बिटिया न की जो। ले रहे हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। औरत और औरत के लिए अभिव्यक्ति को बहुत से लोगों ने सिर्फ इसलिए नकार दिया कि ये उसके अधिकारों में हस्तक्षेप जैसा था। औरत चार दीवारी तक रहे, जिस दफ्तर में काम करे वहाँ मर्यादा का पालन करे। उसकी अपनी इच्छाएं, मित्रता कोई मायने नहीं रखती। अगर खुले विचारों के साथ इस पर लिखा भी गया तो इसे आज भी कई जगह बेहयाई और आज की तारीख में भी मर्यादित सीमाओं का उल्लंघन माना जाता है। मुझे लड़का ही चाहिए। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। इस तरह की सोच को हिंदी सिनेमा ने भी दिखाया, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ बदलाव आए। स्त्री का जो संघर्ष है बहुत लंबा है और कहना चाहिए कि वो आज जो उसने प्रगति की है वो संघर्ष के कई तमाम सारे मोड़ों से गुजर करके की है। और अपनी संघर्ष यात्रा में स्त्री कहाँ लहूलुहान हुई, कहाँ उसने चोटें खाई, कहाँ वो असमंजस का गहरे शिकार हुई, किन किन तनावों से वो गुजरती है। पैदा होने से ही पहले जो असमानता का दौर शुरू होता है, यानी आप एक लड़की को आपको पता लगता है कि वो भ्रूण जो है मादा है, तो वहीं आप ख़त्म कर देते हैं, यानी उसको
ज़िंदगी में जो प्रवेश हो, उसका संसार में प्रवेश के अधिकार से ही आप वहाँ वंचित कर देते हैं। सभी के मुद्दे औरत के मुद्दे हैं, ये एक नारीवादी नारा ज़रूर है, लेकिन महिला साहित्य कर्मियों ने उसके हर मुद्दे को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उठाया। जो महिला साहित्यकार रही हैं, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा उनका योगदान रहा है वो ये रहा है कि उन्होंने स्त्री को अनेक कार्य क्षेत्रों में काम करते हुए दिखाया है। लोकतंत्र में हर तरह के कार्य क्षेत्र में स्त्री आई है, और एक जो अरसे से चला आ रहा मानसिक एक तरह से मैं कहूँगी पूर्वाग्रह था कि स्त्री जो है वो घर गृहस्थी में ही खुश रहती है, कि वो माँ बनकर ही खुश रहती है, उस मानक को तोड़ा है और एक नया मानक स्थापित किया है कि स्त्री जो है वो अपने मस्तिष्क से भी काम ले सकती है और अपने हृदय से भी काम ले सकती है, और दोनों को मिलाकर वो दोहरे काम करने के लायक है, उसमें वो काबिलियत है, वो कर सकती है। तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। कोताही तो हुई है। मुझे लगता है कि जैसे आप प्रेमचंद अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखिए कि उस ज़माने में भी डाउरी का एक जो इशू था वो उठाया गया। आज भी डाउरी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक ज्वलंत इशू है, उसका कोई सोल्यूशन, हम योजनाएं देख रहे हैं, हम उसके बारे में सेमिनार्स सुनते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी की आप बात जब करते हैं तब वहाँ कोई इस तरह के इशू नहीं नज़र आता है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर चीज़ें लिखी जा रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना है? आज भी देश के कई हिस्सों में लड़की के जन्म को शुभ नहीं मानते। कन्या भ्रूण हत्या ज्वलंत मुद्दा है। वृंदावन, काशी जैसे धार्मिक स्थलों पर विधवाओं का दुख देखा नहीं जाता। रेगिस्तानी इलाकों में औरतें मीलों चलकर पानी लाती हैं। दहेज की वजह से होने वाली आत्महत्याओं और जाति प्रथा के चलते होने वाली हत्याओं ने अब चौंकाना तक बंद कर दिया है। आज भी लड़कियों की खरीद फरोख्त जारी है। आज भी वो दरिंदगी का शिकार बनती है। नए कानून बना देने और संवैधानिक अधिकारों की घोषणा कर देने भर से क्या औरत की स्थिति में बदलाव मुमकिन है? मैंने दरअसल हमेशा ये कोशिश की कि परंपरा से जो छवि उसकी बनती चली आ रही है और उस परंपरा वाली छवि में ऐसी जकड़ गई है जैसे उसकी कोई अपनी पहचान ना हो। जन्म से पहले मारण की मन कर दी गुण खता माता ईसा करम। लेकिन इस बीच लोकगीतों से जुड़ी कलम ने भी अपनी कहानी यानी औरत की कहानी को क्या खूब बयां किया, और इस बयान में उसकी चिंता थी जो जननी है लेकिन जीने के अधिकार से आज भी वंचित है। की मन कर दे गुण खता माता ईसा करम के किया मन कुछ होते याद बता माता ईसा करम के किया मन कुछ होते याद बता माता। तो कोई 20-25 साल पहले मैंने कहा कि देश में औरत अगर बेआबरू नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए, देश क्या आजाद है। जो आजाद फिजा में उड़ने को बेकरार है लेकिन पंखों पर पहरी है। कच्चिए ते बैर के छपाई साड़े रौंदे, कच्चिए ते रौंदे ओहदेदार छपाइया नामा कटाई कर आ, छपाइया नामा कटाई कर आ। वही समाज से जुड़ी बहुत सी ऐसी वेदनाएं हैं जो उसे आहत करती हैं, जिसका जिक्र महिला अभिव्यक्ति के पन्नों में दिखाई और सुनाई पड़ता है। स्त्री की स्थिति किस तरह से बदली, और अगर स्त्री की स्थिति बदली तो चाहे सुषमा हो, चाहे शकुन हो, ये सारी नायिकाएं जो ये मित्रों हों, इन्होंने जिस अधिकार की बात की, समाज में पहले तहलका मचा, लेकिन बाद में हम पाते हैं कि लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि औरत
को भी सेक्स की भूख होती है। आज के स्त्री लेखन में ये सोच चमकता दमकता आकार ले रही है। वो स्त्री की पहचान को लेकर काफी सजग है। अच्छा, उस समय से आज तक मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज स्त्री ज़्यादा जागरूक है, ज़्यादा सचेत है, अपनी अस्मिता के प्रति सचेत है। वो उसे आसमान की ऊंचाई पर जाता हुआ देखना चाहती है, बिना किसी रोक टोक के। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। अंदर आए आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहद चक्र। चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई। गरज ये कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़, वृक्ष, पत्थर, सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर। साहित्य से लेकर राजनीति से लेकर खेल की दुनिया, कॉर्पोरेट जगत से लेकर घर संसार तक, हर जगह औरत ने अपनी दस्तक दर्ज करने की कामयाब कोशिश की है। और इस हर एक कदम पर महिला साहित्य कर्मियों ने उसका साथ खूब दिया और ये भी महसूस किया कि नीतियां या कानून की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण साबित नहीं हो सकती जितनी सामाजिक भूमिका हो सकती है। और स्त्री की बात करें तो मैं समझती हूँ कि रोज़गार पाने के अलावा जो बहुत बड़ा मसला है वो सेक्सुअल हिंसा का है। और समाज को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो स्त्री को इसके लिए कहीं भी ज़रा भी तनिक भी अपराधी मानता है, कसूरवार मानता है, तो वो भी बलात्कार की पूर्व पीठिका तैयार कर रहा है। वो एक तरह से वो भी अपराधी है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी जो पराधीनताएं हैं उसके खिलाफ हम अभिव्यक्त होकर के ही लड़ सकते हैं। पहला स्टेज तो अभिव्यक्त करना होता है कि हम इस गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे ज़रूरी तो यही है कि सबसे पहले कि स्त्री और पुरुष को बराबर का नागरिक समझा जाए। समाज में ये एक आदर्श स्थिति होगी अगर ऐसा हो जाता है। दीवार पर तस्वीर की तरह खामोश नहीं बैठूंगी, मैं फिर लौटूंगी तुम्हारी दुनिया में, कभी पान में पड़े पेपरमेंट की तरह, कभी दाल में किरकते कंकर की तरह, कभी चुपड़ी रोटियों पर घी की तरह महकेगी मेरी स्मृति। जब जब कोई किताब अलमारी में ढूंढोगे तब तब मुझे याद करोगे। मेरे बिना कलम तो तुम्हें मिलती नहीं, क्या लिख पाओगे मेरे बगैर। जिस तरह शामिल हैं हम एक दूसरे की दुनिया में, उस तरह शामिल नहीं कोई भी। कहाँ कहाँ मिटाते फिरोगे रबड़ से मेरी जिंदगी के निशान अपनी जिंदगी से। आज की इस कोशिश में कलम से जुड़ी हुई कुछ शख्सियतों को ही हम शामिल कर पाए। अगले पड़ाव में औरों से भी रूबरू होने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलते चलते सिर्फ इतना कि दीजिए उन्हें खुली फिजा में सांस लेने का अधिकार, दीजिए उन्हें भी खुलकर खिलखिलाने का मौका। फिर देखिएगा गुलिस्तां का खुशनुमा रंग, क्योंकि उसके अस्तित्व से ही है दुनिया रोशन। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि लोग औरत को फ़कत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें, ये कहाँ सोचते हैं। तो ऐसा मौका या ऐसा सानेहा फिर कभी ना आने पाए उसके आंचल में। मैं समीना आपसे ले रही हूँ इजाज़त। नमस्कार, आदाब।